सभी बच्चों को नमस्कार। कल अपन ने जो टॉपिक देखा था उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे ये जो चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज उन बच्चों के लिए काम कर रहा है जो कि सब्जेक्ट को गहनता के साथ पढ़ना चाह रहे हैं और अपनी खुद की जिम्मेदारियों को समझते हुए कि एक बार ही पढ़ें लेकिन पढ़ें पूरे दायित्व के साथ। ऐसा मैटर पढ़ें कि उसी को बार बार रिवाइज करते हुए हम कंपटीशन जो है पढ़ते हुए क्लब जो परीक्षाएं हैं उनमें सफल हों और अपने टारगेट तक पहुँचें। ठीक है, देखो अपना जो चल रहा था वो था पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के अंदर अपन ने कल जो देख लिया था वो ये कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मानव के अंदर पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपन ने दो भाग देखे थे, पहला मुख देखा था, दूसरा मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी रचनाएं होती हैं। ठीक है, उसके अंदर अपन ने देखा था मुख गुहा के अंदर दांत देख रहे थे अपन। मुख गुहा के अंदर किसको देख रहे थे? दांत को। दांत की संरचना मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, आज अपन देखेंगे कि मुख गुहा के अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनका क्या रोल होता है पाचन के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, देखो मानव की मुख गुहा के अंदर जो दांत पाए जाते हैं, सभी जो दांत हैं वो समान आकार के नहीं होते हैं। ठीक है, उनकी आकार और आकृति क्या है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में अगर किसी जीव के अंदर जो दांत पाए जाते हैं अगर उनका आकार और आकृति अलग अलग है तो उन दांतों को हम विषमदंती कहा जाता है। ठीक है, हेटेरोडोंट कहा जाएगा उनको। शब्द क्या है? विषमदंती। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के अंदर विशेषता दी हुई होती है। मानव के दांत होते हैं विषमदंती, समदंती, ऐसे आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे ए ब दोनों। तो ऐसी स्थिति में पता होना चाहिए विषमदंती क्या होता है, समदंती क्या होता है। तो मानव के जो दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? विषमदंती होते हैं। विषमदंती उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी जीव की मुख गुहा में पाए जाने वाले दांत आकार व आकृति में अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विषमदंती कहते हैं। और दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है समदंती। समदंती का मतलब क्या होता है? ऐसे दांत जो आकार व आकृति में समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? समदंती, यानी समान प्रकार। नाम से पकड़ो आप, सम का मतलब समान है, यानी मुख गुहा के अंदर जितने भी दांत हैं सब समान आकार और आकृति के हैं। विषम शब्द है, विषम का मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार के हैं। बात समझ में आ गई? देखो समदंती किन में पाए जाते हैं? ये समदंती दांत जो आपको मिलेंगे सरीसृपों के अंदर मिलेंगे, यानी ये आपको क्रोकोडाइल मगरमच्छ के अंदर मिलेंगे। ठीक है, छिपकलियों के अंदर मिलेंगे। बात समझ में आई? विषमदंती प्रकार के जो दांत हैं उनका उदाहरण आपको सभी स्तनधारी जीव हैं। हमारे लिए जो मेन है वो क्या है? मानव है। हम मानव पढ़ रहे हैं तो मानव के व्यू में ही हमारे को परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, मानव में जो दांत होते हैं विषमदंती प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के दांत पाए जाते हैं? यानी आकार और आकृति के आधार पर हमारी मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाले दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो एक होता है इंसाइजर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रंध्रनख। ठीक है, इसी प्रकार से कैनाइन, जिसको हम क्या कहते हैं? इसी प्रकार से प्रीमोलर और मोलर। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन देखेंगे। देखो इनकी संख्या अपने को ध्यान होनी चाहिए, कितनी कितनी होती है, किस काम में आते हैं वो अपने को ध्यान होना चाहिए। इंसाइजर का काम क्या है? इंसाइजर का काम है भोजन को काटना, यानी जो रंध्रनख होता है उसका क्या काम है? वो भोजन को काटने के काम में आता है। ठीक है, अब देखो जब कुछ काटना है मुंह में आप सीधा पकड़ के उसको काटते हो। ठीक है, कैनाइन जो है उसका काम होता है चीरना। किसके काम में आते हैं? ये चीरने के काम में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम गन्ना खाते हैं तो उस समय जो है इन्हीं की सहायता से जो लंबे से दांत होते हैं, इनके बाद में आगे बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, वो क्या है? कैनाइन है। ठीक है, जिनको आप कृंतक कह सकते हो, चीरने काम में आते हैं। मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनमें ये दांत सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं, शाकाहारी जंतुओं में ये दांत सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। उसके बाद देखो प्रीमोलर, प्रीमोलर और मोलर, ये जो है चौड़े दांत होते हैं। ठीक है, और ये जो दांत है वो दूध के जो दांत होते हैं मानव में उनमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं।
ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है मानव में जो दांत हैं उनमें दूध के जो दांत हैं उनमें कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो कौन से नहीं पाए जाते, प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, और कौन से पाए जाते हैं, मोलर पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम एक ही होता है। प्रीमोलर और मोलर दोनों जो है वो फोड़ने के काम में आते हैं। इनको आप हिंदी में इसको अग्रचौर्णक कह सकते हैं, इसको चौर्णक कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो प्रॉब्लम हो तो आप अग्रचौर्णक और चौर्णक, इनका क्या काम है, इनका काम होता है ये भोजन को फोड़ने का काम करते हैं। समझ गया चीज़, तोड़ने का काम करेंगे, भोजन को पीसने का काम करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये 4 प्रकार के दांत जो है वो हमारी मुख गुहा में पाए जाते हैं। काम समझ में आ गया। अब इनमें से क्वेश्चन जो है वो क्या बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हमारी मुख गुहा के अंदर जो दांतों की प्राप्ति होती है संपूर्ण जीवन काल में 2 बार होती है, इसलिए मानव को क्या कहा जाता है, द्विबार दंती कहा जाता है। द्विबार दंती का क्या मतलब है, ऐसे जीव जिनमें जीवन में दांतों की प्राप्ति 2 बार होती है। संपूर्ण जीवन में दांत 2 बार प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। अगर एक ही बार प्राप्त हो तो उसे क्या कहेंगे, एक बार दंती कहेंगे। और ऐसे जीव जिनमें बहुत बार दांत प्राप्त होते हैं, जब चाहे तब तोड़ो नए प्राप्त हो जाएंगे, उनको क्या कहते हैं, बहुबार दंती कहते हैं। जैसे मगरमच्छ में कितनी बार दांत टूट जाओ दोबारा दांत आते रहते हैं। बात समझ में आ गई। हम मानव की बात करें तो मानव कैसा है, द्विबार दंती है। मानव के अंदर जो दांत प्राप्त होते हैं उनमें सबसे पहले जो दांत प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दूध के दांत, या जिनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है। संख्या कितनी होती है इनकी, 20 होती है। इनमें कौन कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो इसके अंदर जो दांत नहीं पाए जाते वो कौन से, अग्रचौर्णक यानी प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा इनकी संख्या के बारे में भी। दूसरे जो दांत हमें प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है कुल 32। ठीक है, लेकिन यह क्या ये 32 के 32 सभी में प्राप्त हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक निश्चित आयु तक इन दांतों की प्राप्ति होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मानव को संपूर्ण जीवन काल तक की 32 जो टीथ हैं उनकी प्राप्ति नहीं भी हो सकती। देखो, अगर हम दूध के दांतों में देखें तो इन दांतों की संख्या कितनी कितनी होती है, तो संख्या को प्रदर्शित करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, दंत सूत्र। ठीक है, दंत सूत्र क्या है, दंत सूत्र का मतलब ये है किसी भी जीव की मुख गुहा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो दांत हैं उनकी संख्या को एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना दंत सूत्र कहलाता है। हालांकि ये परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल ये दंत सूत्र पूछ लिया जाता है। आपको दूध के दांतों का दंत सूत्र और स्थायी जो दांत है उनका दंत सूत्र आपको ध्यान में रखना है। दंत सूत्र कैसे लिखा जाता है इसका मैं आपको पहले थोड़ा सा जनरल जानकारी दे देता हूँ। दंत सूत्र को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए जो ऊपरी जबड़ा और निम्न जबड़ा है, ठीक है, इनके अंदर जो दांत पाए जाते हैं, देखो थोड़ा सा चित्र से समझ लो आप, ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है। ठीक है, इनके अंदर ये जो आधा भाग है यानी ऊपर वाले जबड़े के अंदर इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, सामने आप नाक से देख सकते हो कि उसके दाएं बाएं का जो भाग है उसमें जो दांत पाए जाते हैं वो समान प्रकार के हैं और उनकी संख्या भी क्या है, समान है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाले जबड़े के अंदर भी क्या है, इस तरफ वाले दांत और इस तरफ यानी दाएं बाएं वाले भाग जो है वहाँ पर दांतों की संख्या और आकार क्या है, समान है। इसलिए दंत सूत्र में क्या किया जाता है, एक लाइन बनाई जाती है, उस लाइन के ऊपर एक जबड़े के यानी ऊपर लिखा जाएगा ऊपर वाले जबड़े के आधे भाग के दांतों की संख्या को, और नीचे लिखा जाता है नीचे वाला जो जबड़ा है उसके आधे भाग की दांतों की संख्या को। इसमें सबसे पहले जो दांत लिखा जाता है वो इंसाइजर लिखा जाता है, जिसको हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, आपको आई से ही लिखना है। इसके नीचे भी जो दांत लिखा जाएगा वो किसकी संख्या आएगी, आई की ही संख्या आएगी। ठीक है, यानी नीचे वाला जो जबड़ा है उसके आधे भाग के अंदर जो इंसाइजर है यानी जो अपना रंध्रक है उसकी संख्या लिखी जाएगी। आगे बात समझ में। उसके बाद में किसको लिखा जाता है, कृंतक को लिखा जाता है, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। नीचे भी किसकी संख्या लिखी जाती है, सी की। उसके बाद में किसकी संख्या लिखी जाती है, ये अग्रचौर्णक की यानी प्रीमोलर की संख्या लिखी जाती है, जिसको हम पीएम से रिप्रेजेंट करेंगे तो पीएम से। और लास्ट में किसकी संख्या लिखी जाती है, मोलर की। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर इसको 2 से गुणा कर दिया जाता है जोड़ करके, और फिर कुल दांतों की संख्या आ जाती है। इसको क्या कहा जाता है,
कुल दांतों की संख्या। इसको क्या कहा जाता है? इसको दंत सूत्र कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं। देखो हमारे अंदर स्थायी दांतों का दंत सूत्र बनाते हैं अपन। देखना, अपन जो दांत अपने देखेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि हमारे अंदर इस नीचे वाले जबड़े की बात कर लो पहले या ऊपर वाले की। आप सामने की तरफ ऊपर वाले में देखोगे, आधे भाग के अंदर इंसाइजर आपको कितने दिखाई देंगे? 2। इसलिए सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? 2। ये 2 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ऊपर वाला जबड़ा जो है उसके आधे भाग में इस रंध्रनक की संख्या यानी इंसाइजर की संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी है? 2। इसलिए हमने क्या लिख लिया? 2 लिख लिया। ठीक है, अब आप इसके नीचे क्या लिखोगे? इसके नीचे लिखोगे नीचे वाला जो जबड़ा है। ठीक है, नीचे वाले जबड़े के अंदर इंसाइजर की संख्या कितनी है यानी रंध्रनक की संख्या कितनी है? तो नीचे वाले में आप देखोगे तो इसमें भी आपको कितनी दिखाई देगी? 2 ही दिखाई देगी। ये दांत कैसे होते हैं? इनको पहचानोगे कैसे? तो आप ऐसे पहचान सकते हो, जो दांत इस प्रकार से छेनी के आकार के होते हैं। छेनी समझते हो ना, लोहे की बनी हुई जो लकड़ी चीरने के काम में आती है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? चीजल या छेनी कहते हैं। तो जो चौड़े होते हैं, थोड़े से ऊपर से तीखे होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? इंसाइजर प्रकार के होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? ऊपर वाले जबड़े के आधे भाग के अंदर भी 2 है, नीचे वाले जबड़े के आधे भाग में भी कितनी है? 2 है। तो हमने 2 लिख दी, 2/2। ठीक है, उसके बाद में हमें किसकी संख्या लिखनी है? इस कृंतक की यानी केनाइन की संख्या लिखनी है। तो इनके बाद में आप देखोगे आगे तीखे तीखे दांत है। एक दांत जो आपको तीखा मिलेगा, जैसे आप कुत्ते के अंदर या मांसाहारी जंतु में देखते हो कि तीखा सा दांत होता है, सबसे बड़ा दांत जो दिखता है। हमारे अंदर भी है वो, लेकिन हमारे अंदर उतना बड़ा नहीं है जितना मांसाहारी जंतु में है। ठीक है, वो कौन सा दांत है? वो है ये केनाइन। उसकी संख्या देखो, ऊपर वाले जबड़े के आधे भाग के अंदर 1 है और नीचे वाले जबड़े के आधे भाग में भी कितनी है? 1 है। इसलिए हम क्या लिखते हैं? 1/1। आगे बात समझ में। उसके बाद में अगले देखो, ये प्रीमोलर। अपन किसका सूत्र लिख रहे हैं? पहले स्थायी दांत का बता रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर देखो, प्रीमोलर में इस वाले जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में आप एक तरफ देखोगे तो दांतों की संख्या कितनी मिलेगी? ये वाले जो दांत होते हैं इनको कैसे पहचानोगे? चौड़े दांत होते हैं ऐसे, ये चौड़े होते हैं। और ये वाले भी क्या होते हैं? चौड़े होते हैं ऐसे। और ये वाले दांत कैसे होते हैं? ये तीखे होते हैं। बात समझ में आ गई? ये वाला दांत जो है वो तो इस प्रकार का ऊपर से थोड़ा पैना है, ये नुकीला है और ये चौड़े होते हैं, पीसने के काम में आते हैं। ठीक है, अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहो तो ये बता देता हूँ, इनमें एक ही जड़ होती है, इनके अंदर भी एक जड़ होती है, लेकिन इनके अंदर कितनी होती है? 2 जड़ होती है। ठीक है, देखो इसकी संख्या कितनी है? प्रीमोलर की जो संख्या होती है वो कितनी है? एक जबड़े के आधे भाग में 2 होती है, दूसरे जबड़े के आधे भाग में भी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और मोलर की संख्या यानी सबसे लास्ट में, जिनको अपन जाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये संख्या कितनी है? आधे भाग के अंदर 3 है, समझ गए? और नीचे वाले के अंदर भी कितनी है? 3 है। तो 3 ऊपर नीचे हो गई और 3 इस तरफ हो गई। देखते हैं अभी, देखना, आधे भाग में 3, नीचे वाले आधे भाग में भी 3। समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है, ये क्या है? जो दंत सूत्र है, जिसको डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं अपन, उसको लिखने का तरीका है। देखो इसमें सामने क्या लिखा हुआ है? ×2। तो अपन क्या करेंगे? इन सब को आपको जोड़ना है। तो ये ऊपर वाले सबको जोड़ोगे तो 8 आ गया। ठीक है, और नीचे वाले भी सबको जोड़ोगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। गुणा कर दो 2 से, तो 8 8 16, 16 को 2 से गुणा कर दोगे तो कितने आ जाएंगे? 32। यानी हमारे पास जो 32 है वो कुल धातु की संख्या इस दंत सूत्र की सहायता से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से वयस्क मानव का दंत सूत्र है या स्थायी जो दांत है उनका दंत सूत्र क्या है? तो आपको लिखना है 21 23। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, 21 23। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, दूध के दांत में ये वाले दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? 3 नंबर पर किनको लिखा जाता है? ये अग्र चौर्णक को लिखा जाता है। तो ये वाले जो दांत है वो किस में नहीं होते? दूध के दांतों में नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आ गई? और दूसरी बात, ये जो दांत है 4 नंबर वाले, सबसे लास्ट वाले, जिनको हम क्या कहते हैं? चौर्णक कहते हैं। इनकी संख्या भी क्या होती है? इनकी संख्या भी एक जबड़े के आधे भाग में 2 ही होती है। तो दूध के दांत के लिए जो फॉर्मूला बनता है, मैं यहां लिख देता हूं, वो ये बनता है। इंसाइजर तो 2 ही होते हैं। ठीक है, जो कृंतक है चीरने वाले वो भी कितने हैं? एक ही हैं।
लेकिन ये वाले दांत क्या है, अब्सेंट। अब्सेंट वालों को लिखना जरूरी है, नहीं है तो 0 0 लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे 0 लिखने का मतलब है कि नीचे वाले जबड़े में भी नहीं है। बात समझ में आ गई। और लास्ट में जो आखिरी दांत है जिनको अपन क्या कहते हैं, चौड़क, उनकी संख्या भी कितनी है, 2 है। तो देखो आप जबड़े के आधे भाग में कितने हैं, 5 दांत हैं, तो दूसरे आधे वाले में भी कितने हो गए, 5। टोटल कितने हो गए, 10। 10 ऊपर और 10 नीचे, कुल कितने हो गए, 20। दूध के दांत हमारे अंदर कितने होते हैं, 20 ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो दंत सूत्र है वो किसका होता है, ये दंत सूत्र होता है दूध के दांतों का, ठीक है। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो ये बनता है, ये वाला भाग, यानी दूध के दांतों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना दूध के दांतों में अग्र चौर्णक या प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन वो ये, आजकल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव में जीवन में 2 बार प्राप्त होने वाले दांतों की संख्या बताइए। 2 बार प्राप्त होने वाले दांतों की संख्या बताइए। देखो 2 बार कौन से दांत प्राप्त होते हैं, आप थोड़ा सा चिंतन करोगे तो आपको पता है कि जो दूध वाले जो दांत है ये गिरने के बाद में इन्हीं की जगह पर नए दांत आते हैं, ठीक है। तो ये गिरेंगे, कितने दांत गिर रहे हैं, 20 गिर रहे हैं, इनके ऊपर 20 और भी आते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 12 दांत हैं वो तो नई जगह निकले हुए हैं, दोबारा थोड़े आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 12 दांत जो है वो तो क्या आते हैं, एक ही बार आते हैं। लेकिन ये 20 दांत जो है वो जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20। यानी मानव में 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। देखना इधर, ये जो मोलर है, ये जो मोलर है इसमें सबसे लास्ट में जो दांत आते हैं उनकी प्राप्ति जो है वो व्यक्ति को 27-28 साल के बाद में हो जाती है, कुछ में, और कुछ में जो है अभी मैंने आपको बताया था कि कभी कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके अंदर इन दांतों की प्राप्ति भी नहीं होती। तो ये वाले जो दांत हैं इनको हम क्या कहते हैं, अक्कल के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अक्कल के दांत कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अक्कल के दांत किनको कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। विजडम टीथ किनको कहते हैं, मोलर को कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये मानव में जो दांत है उनके बारे में पूरा विवरण है। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो, आपको इससे ज़्यादा किधर से भी मैटर नहीं मिलेगा। एक और शब्द जो पूछा जाता है परीक्षा में वो मैं आपको और बता देता हूँ, वो क्या है, गर्तदंती। गर्तदंती क्या है, देखो गर्तदंती से मतलब वैसे मैंने आपको बता दिया, और बता देता हूँ। मैंने बताया आप लोगों को कि हमारे जो दांत है वो जबड़े की अस्थि के भीतर धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे दांत जो जबड़े की अस्थि के भीतर, जबड़े की अस्थि के भीतर खांच में या गर्त में पाए जाते हैं या दसे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गर्तदंती कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो दांत होते हैं मानव के वो कैसे हैं, गर्तदंती प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये दांत से संबंधित पूरा मैटर अपना हो गया है, ठीक है। देखो देखो अपना ये पूरा हो चुका है दांत। अभी अपन देखते हैं दूसरा तालु। मुख गुहा के अंदर जो छत है वो क्या कहलाती है, तालु कहलाती है। यानी मुख गुहा की छत को तालु कहते हैं, ठीक है। और तालु जो है वो 2 भागों के अंदर बटा हुआ होता है। कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में। आप देखोगे कि जो आगे वाला भाग है, ठीक है, यानी आप इसको इस प्रकार समझो कि अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले जहाँ भोजन टच में आता है वो जो तालु का भाग है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है खटोर तालु। और पीछे वाला भाग समझो जहाँ हम भोजन को निगलने की कोशिश करते हैं, भोजन जिसकी सहायता से निकलते हैं, वो क्या कहलाता है, वो होता है कोमल तालु, ठीक है। हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, केवल आपकी जानकारी के लिए कि तालु किसे कहते हैं। तालु आपको समझ में आना चाहिए। तालु मुख गुहा का जो छत वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, वो क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, कठोर तालु और कोमल तालु। अब कठोर तालु की एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि हमारा ये जो कठोर तालु है, हमारा ही नहीं दूसरे जंतुओं में भी ये, इसके अंदर जो है छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। इस प्रकार की उभरी हुई रचनाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार की उभरी हुई रचनाएं पाई जाती हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं
ठीक है। तो चबाने के दौरान जो है वापस भोजन को बाहर निकलने से रोकने के लिए कठोर तालू पर कुछ उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, रगी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाएगा, रगी कहा जाएगा, ठीक है। ये वर्ड भी आप ध्यान रख सकते हो, रगी क्या होती है। तो रगी से मतलब ये है जो कठोर तालू है उसकी सतह पर पाए जाने वाले उभारनुमा जो संरचनाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, रगी कहते हैं, जो भोजन को बाहर निकलने से रोकती हैं, ठीक है। अब देखो कोमल तालु, कोमल तालु के अंदर जो ध्यान रखना है वो एक ही चीज है। इस कोमल तालु में 2 छिद्र पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ लास्ट में आप देखोगे तो ऊपर जो है 2 छिद्र आपको मिलेंगे। वो छिद्र किसके हैं, हमारा जो ये नाक वाला भाग है इसके लास्ट में, यानी जो ये नाक वाला भाग है ये 2 छिद्रों की सहायता से खुलता है, जिनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक नासा छिद्र कहते हैं। तो कोमल तालु के अंदर क्या पाया जाता है, कोमल तालु में आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं, आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो आंतरिक नासा छिद्र है इनको ढकने के लिए एक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम युलवा कहते हैं। ये ध्यान रखना, युलवा जो है अब देखोगे आगे तो एक मांस से बनी हुई संरचना है जो भोजन के निगलने के समय इन आंतरिक नासा छिद्रों को क्या कर लेती है, बंद कर लेती है, ठीक है। तो कोमल तालु का काम क्या है, तो कोमल तालु का एक ही काम है, कोमल तालु जो है भोजन के निगलने के अंदर योगदान देता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में देखो अपना अगला भाग जो है मुख गुहा के अंदर तीसरा भाग जो है वो क्या है, वो है जीव्या, या जिसको हम टंग कह सकते हैं, जीभ कह सकते हैं। जीभ का क्या कार्य है, तो जीभ का कार्य है, जीभ एक मस्कुलर संरचना है, यानी पेशियों से बनी हुई संरचना है, और इसका काम होता है भोजन के अंदर लार को मिश्रित करवाना, ठीक है। और दूसरा क्या कार्य है, दूसरा ये देखो जीभ पर क्या होते हैं, स्वादांकुर होते हैं, स्वादांकुर पाए जाते हैं। स्वादांकुर ऐसी संरचनाएं हैं जो स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। ये स्वादांकुर की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा कब होती है, ये बचपन के अंदर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है स्वादांकुरों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता चला जाएगा उसको स्वाद का ज्ञान क्या होता है, कम होता है। अगर कोई चीज़ जो है वो थोड़ी सी कड़वी है, अगर छोटे बच्चे को खिलाया जाए तो उसको वापस मुंह से बाहर निकाल देगा और चिल्लाने लग जाएगा, बल्कि बूढ़ा व्यक्ति जो है बहुत कड़वी चीज़ को खाने पर भी ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। रीज़न यही है कि जो स्वादांकुर है उनकी संख्या आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। मुख्यतः हमारी जीभ पर 4 प्रकार के स्वादांकुर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला यानी आगे आगे वाले भाग की तरफ जो स्वादांकुर पाया जाता है वो किसका होता है, मीठे का होता है। और सबसे लास्ट में जो स्वादांकुर होता है वो किसका होता है, कड़वे का होता है, ठीक है। यानी अगर हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले जो ज्ञान होगा वो हमें मीठेपन का होता है, इसलिए मीठा जांच करने के लिए हम जीभ के आगे वाले भाग पर टच करवाते हैं, ठीक है। और कड़वा जो है वो हमें कब पता चलता है, हमने चबा लिया फिर पता चलेगा तो कड़वा है। बात समझ में आई। तो मीठे और कड़वे के जो स्वादांकुर है उनकी स्थिति क्या है, मीठा सबसे पहले है आगे वाले भाग पर, कड़वा सबसे लास्ट में। बीच में कौन कौन से रह गए, तो नमकीन और खट्टा, ये 2 स्वादांकुर जो है वो इन दोनों के मध्य में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई, चीज़ क्लियर। देखो इससे संबंधित एक और मैं आपको महत्वपूर्ण चीज देता हूं कि ये जो जीव्या है, जीव्या जिस अस्थि के साथ आप देखोगे पीछे की तरफ जीभ जो है एक स्थान से जुड़ी हुई है, जिस भी स्थान पर जीभ जुड़ी हुई है वहां पर एक हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम क्या है, उसको हाइड बोन कहते हैं, हाइड अस्थि। यानी वह अस्थि जिसके साथ जीव्या जुड़ी हुई होती है उसका क्या नाम है, हाइड अस्थि होता है, ठीक है। हाइड अस्थि एकमात्र ऐसी अस्थि है हमारे शरीर की जो किसी दूसरी हड्डी के साथ नहीं जुड़ी हुई होती। आप ये कह सकते हो ये जो है ये स्वतंत्र अस्थि है। हमारे शरीर की बाकी जो हड्डियां हैं वो किसी ना किसी दूसरी हड्डी के साथ जरूर जुड़ी हुई होती है, ठीक है। लेकिन जो हाइड बोन है, हाइड बोन एकमात्र ऐसी अस्थि है जो किसी दूसरी अस्थि के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि जीव्या किस अस्थि के साथ जुड़ी हुई होती है। एक और शब्द आपके वो काम का है नहीं वैसे, लिंगुअल फ्रेन्यूलम। लिंगुअल फ्रेन्यूलम क्या होता है, लिंगुअल
फ्रेन्यूलम। लिंगुअल फ्रेन्यूलम क्या है ये बता देता हूँ। देखो हमारी जो जीभ है इसमें आप नीचे देखोगे एक धागे नुमा संरचना से जुड़ी हुई होती है, जो जीभ को जो है नीचे वाली सतह पर जोड़ करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल फ्रेन्यूलम कहते हैं। ठीक है, और जीभ के नीचे जब भी आप उठा करके देखोगे वहाँ पर आपको लार मिलेगी खूब सारी। उसका रीजन ये कि वहाँ पर लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मुख गुहा के अंदर कौन कौन सी रचनाएं होती हैं पूरा आपको बता दिया है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग कहाँ पर है, महत्वपूर्ण भाग ज़्यादा दांत वाले भाग में ही है। इधर से जो क्वेश्चन बनता है इस हाइड बोन का पूछा जा सकता है, यूलवा क्या होता है ये पूछा जा सकता है, भोजन को निगलने के अंदर किसका काम आता है वो आप कोमल तालु का बता सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मुख गुहा के अंदर ये भाग पाए जाते हैं। अपने आगे वाले टॉपिक के अंदर जो होगा वो आहार नाल के आगे के भाग होंगे। आप लोगों को ये जो मैटर कैसा लग रहा है इसका रेस्पॉन्स हमें दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ये चीज़ें शेयर कीजिए, क्योंकि आपको सही शिक्षा दी जा रही है और आपके समय का सही सदुपयोग किया जा रहा है। आप भी देख रहे हैं कि हम फालतू किसी दूसरे प्रकार के न तो कमेंट करते हैं न और कोई बात। हमारा सीधा सा उद्देश्य इतना ही है कि बच्चों को वास्तविक शिक्षा मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसका सही उपयोग सही समय पर किया जाए तो प्रतियोगी परीक्षा जो है उसमें हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।